Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 उसका पार्ट लास्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे और फिर माइक्रोबॉडीज़ को. ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हम सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स को देखते हैं. बच्चे बेसिक सी बात है जो आपने यहाँ पे देखनी है. ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है. सेंट्रोजोम इज़ एन ऑर्गेनेलीज. ठीक है बच्चे, यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रियोल. मतलब सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है. ठीक है, बट सेंट्रोजोम बनता है बच्चे दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल से. सेंट्रोजोम जो बनता है बच्चे दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं. अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या फंक्शन होता है. सेंट्रियोल्स का फंक्शन होता है बच्चे हेल्प इन सेल डिवीजन, और स्पेशली किस में प्रेजेंट होगा बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. राइट, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेंट्रियोल्स हैं. लाइक ये ऐसा सेंट्रियोल इस साइड प्रेजेंट है और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं. सेंट्रोजोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है बच्चे, तो अब इनको परपेंडिकुलर रखने के लिए हमारे पास एक एमॉर्फस प्रोटीन्स होती है. एमॉर्फस पेरीसेंट्रोलर मटेरियल्स होता है जो इनको कैसे रखता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का स्ट्रक्चर बना के रखेगा. ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि सेंट्रोजोम इज ऑर्गेनेलीज यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. फंक्शन पता है सेंट्रियोल का, दो मिलके सेंट्रोजोम बनाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके सराउंडिंग में क्या होता है बच्चे, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है. बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील्स. और दोनों की सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कार्ट व्हील की तरह होता है. जैसे बैल गाड़ी का पहिया होता है ना बच्चे, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम सेंट्रियोल को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ वन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. गलत हो गया बच्चे. सेंट्रियोल सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. यस, जो 90 डिग्री की पोजीशन, 90 डिग्री का एंगल बनाने में सेंट्रियोल की हेल्प करता है, उस एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोला जाता है उस प्रोटीन्स को. ठीक है, बोथ सेंट्रियोल्स आर पेरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड शो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस. ये भी सही है, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर है, पहला गलत है. ठीक है, तो अब इसका आप लोग देखोगे बच्चे स्ट्रक्चर, इसका आप देखोगे स्ट्रक्चर. देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल जो है आपने याद करना है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. जब आपने देखा था तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैजिला के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन होती थी, बट सेंट्रियोल के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, अभी हम पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो कार्टव्हील स्ट्रक्चर कैसे बनता आपने देखना बच्चे. हमारे पास फ्लैजिला के पेरीफ्री साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स कितनी होती थी, डबलेट होती थी. कितनी होती थी बच्चे, डबलेट. बट यहाँ पर कैसी हैं, ट्रिपलेट है. माइक्रोट्यूब्यूल्स के यूनिट कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं, ABC 3 यूनिट. मतलब 3 यूनिट किसके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स के हैं. ठीक बच्चे, ठीक. तो पेरीफ्री पे कितने ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो पेरीफ्री पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स हैं बच्चे. ठीक है, तो एक ट्रिपलेट्स में कितने माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं बच्चे, एक में 3 हैं. ठीक है बेटा, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने टोटल जो पेरीफ्री में हमारी माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स हैं उसमें कितने ट्रिपलेट्स हैं. मानो जैसे टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं और एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स हैं, तो टोटल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, 27 माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हो गई. अब हम बोल रहे हैं कि सेंट्रली लोकेटेड, जैसे फ्लैजिला में सेंट्रली लोकेटेड कैसी थी, सिंगलेट थी, 2 ट्यूब्यूल्स थे, एक पेयर जिसको हम बोलते थे, और सराउंडेड किससे थी, शीथ से, प्रोटीन शीथ से. ठीक है बच्चे, बट यहाँ पर सेंट्रली क्या प्रेजेंट है, प्रोटीनिशियस पार्ट है जिसको हम लोग सेंट्रल हब बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग सेंट्रल हब. ठीक, तो अब हम लोग बोलते हैं कि इस ट्रिपलेट से किसी एक से
एक रे बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोक। क्या बोलेंगे बच्चे, रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियल स्पोक। तो हर एक से जो अराइज होगा उसको हम रेडियल स्पोक बोलेंगे। क्या ये माइलिन प्रोटीन से बाइंड हो रहा है? नहीं, ये एक प्रोटीन पार्ट जो सेंट्रल प्रोटीन पार्ट है जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं, उसके साथ रेडियल स्पोक्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसके, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सेंट्रल हब के साथ एक स्पोक बना रही है जिसको हम रेडियल स्पोक बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है बेटा, बट यहाँ पर जो कार्टव्हील बन रहा है वो कैसे, मतलब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 यूनिट और इस माइक्रोट्यूब्यूल के 3 यूनिट, इन यूनिट में से ए और सी आपस में बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ए और सी आपस में जुड़ेगा, यहाँ से ए और सी जुड़ेगा, ये ए और सी, ए और सी, ए और सी, ठीक है, ये ए सी के साथ, ये ए सी के साथ, ये ए सी के साथ, ये ए सी के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चे कैसा कार्ट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि ये जो ए सी के साथ जुड़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। ए हमेशा सी के साथ जुड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर प्रोटीन। अब आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझोगे, ये हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में, ये है हमारा सेंट्रियोल का फंक्शन। अब यहाँ पर आपने थोड़ा याद रखना है कि ये फ्लैजिला का जो सेंट्रियोल है बच्चे, इसके बीच में दो हैं और पेरीफेरी पे कितनी है, डबलेट हैं। तो टोटल कितने डबलेट हैं, 9 डबलेट है। तो बीच में कितनी है, 2 हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट आ जाएगी फ्लैजिला के अंदर। बट सेंट्रियोल के अंदर कैसी होगी अरेंजमेंट, देखो 9+0, बट मैं क्लियर करके देता हूँ क्योंकि पेरीफेरी में कितनी प्रोटीन्स हैं, 9, और सेंटर में कोई प्रोटीन नहीं है, तो 9+0। तो क्वेश्चन आता है नीट में, सेंट्रियोल की अरेंजमेंट और आपके फ्लैजिला की अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे है, फ्लैजिला में 9+2 है और इसके अंदर 9+0। 9 मतलब पेरीफेरी पे डबलेट जो हैं, डबलेट और ट्रिपलेट दोनों में ही सेम है, बट सेंट्रल लोकेटेड एक में सिंगलेट है और एक में कुछ नहीं है, एक प्रोटीन सा हब है जिसके साथ स्पोक्स बन रही हैं। इसके केस में, सेंट्रियोल के केस में देखो, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, पेरीफेरी पे कितनी ट्यूबलिन प्रोटीन्स हैं, 9। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रल इज अ ट्रिपलेट। तो हर एक कैसा होगा बच्चे, आपने देखा अभी ए बी सी, हर एक ट्रिपलेट होगा। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आल्सो नोन एज लिंकर। तो एक ट्रिपलेट दूसरे के साथ जुड़ा विद द हेल्प ऑफ लिंकर प्रोटीन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो नोन एज प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब। इसको हम प्रोटीन हब बोलेंगे जो सेंट्रली लोकेटेड होगा सेंट्रियोल में। ठीक, विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरीफेरी ट्रिपलेट। देखो ये जो सेंट्रल हब है ये किससे कनेक्टेड है, पेरीफेरी ट्रिपलेट से कनेक्टेड है, और क्या बना रहा है, एक रेडियल स्पोक बना रहा है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया। ये जो सेंट्रियोल है सिलिया की बेसल बॉडी से फॉर्म हुआ है या फ्लैजिला की बेसल बॉडी से। इससे क्या बनेंगे, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं बच्चे, स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जैसे मान के चलो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये स्पिंडल फाइबर है, क्या है, स्पिंडल। तो ये स्पिंडल फाइबर आधा सेल इधर खींच लेंगे और आधा सेल इधर खींच लेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कौन सा, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है। अब बच्चे हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करना है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज, इसको हम बॉस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस एज द सेल ऑर्गेनेलिज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्रोन एज एर्लियर इन 1831। पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्रोन है जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया है, और न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेलिज है, इसी को बॉस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था उसको स्टेन किया बेसिक डाई से, और उसका नेम क्या दिया, क्रोमेटिन। किसने, फ्लेमिंग ने। ठीक, अब क्रोमेटिन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, डीएनए के पार्ट को ही क्रोमेटिन बोलता है। जो हमारा डीएनए लॉन्ग होता है, थोड़ा लाइट होता है, ओपन होता है, दोनों स्ट्रैंड दिखते हैं उसके, तो वो क्या कहलाता है, वो डीएनए कहलाता है। अब इसी डीएनए का जो डीकंडेंस मतलब थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट है, पूरा खुला नहीं है, थोड़ा खुला है, पतला दिख रहा है और थोड़ा लंबा दिख रहा है आपको, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन कहलाएगा। और फिर मतलब हाईली कंडेंस पार्ट और दिखने में बहुत छोटा और
थिक, मोटा और विजिबल, ठीक है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। तो आप बोल सकते हैं बच्चे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन होते हैं बच्चे, क्रोमोसोम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं डीएनए और प्रोटीन को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बट क्रोमेटिन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। जैसे ओपन होगा, अगर डीएनए ओपन है तो वो लाइट पार्ट है उसका, है ना, कंडेंस पार्ट नहीं है। अगर हमारा क्रोमेटिन है तो इसका मतलब डीएनए कैसा है, थिन है बट डिकंडेंस है, थोड़ा सा खुला हुआ है। और क्रोमोसोम है तो बोलेंगे शॉर्ट है बट कैसा है, कंडेंस है, थिक है और विजिबल है। बच्चे एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतना डीएनए हमने 2.2 मीटर का क्या करना है, पैक करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए के साइज़ को कम करना पड़ेगा कुछ प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। यहाँ तक देखा आपने। बता रहा है कि द इंटरफेस, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आप लोगों को समझ आएगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ चीज़ें बताने की। अभी यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हमारे पास एक सेल है बेटा, है ना, सेल साइकिल आपको ध्यान रखना है। ये G1 फेज़ आ गया, ये S फेज़ आ गया, ये G2 फेज़ आ गया और ये जो बचा ये आपका M फेज़ आ गया। तो आपने याद रखना है कि ये जो फेज़ है बच्चे G1, S और G2 वाला, इसको हम इंटरफेज़ कहते हैं और ये हमारा M फेज़ होता है। और M फेज़ में सेल डिवीजन होती है, M फेज़ में सेल डिवीजन होती है और आपका M फेज़ जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है और इसमें सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और सेल डिवाइड नहीं करता है आपके इंटरफेज़ में। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यही चीज़ बोली जा रही है, द इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल विद इन इट नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज में न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो डिवाइड नहीं करता है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्योंकि उसका डीएनए जो होता है बच्चे, डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, हाईली कंडेंस होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डीएनए को जब भी सेल को डिवाइड करना होगा तो डीएनए को ओपन होना पड़ता है, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म में जो एक एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर की फॉर्म में अगर डीएनए होता है तो उस समय डीएनए जो होता है वो क्या करेगा बच्चे, वो उस समय सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन्स फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। बता रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो जगह है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, क्रोमेटिन को आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो हाईली कंडेंस होगा। एंड वन ऑफ द मोर स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब इसी क्रोमेटिन के कंडेंस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। न्यूक्लियर स्फेरिकल कॉल्ड न्यूक्लियोलाई या आपका न्यूक्लियोलस कहलाएगा, ठीक है। तो क्रोमेटिन का लाइट पार्ट डीएनए कहलाएगा और क्रोमेटिन का डेंस पार्ट क्रोमोसोम कहलाएगा। और यही क्रोमेटिन जो है, ये क्रोमेटिन जब थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बच्चे, जहाँ पे हाईली कॉइल्ड क्रोमेटिन होगा तो उसी को हम न्यूक्लियोलस भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है बच्चे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है आपका क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का इकट्ठा जो पार्ट होता है, क्रोमेटिन एक जगह अगर इकट्ठा हो जाता है बच्चे तो उसी को हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और न्यूक्लियोलस हमेशा मेम्ब्रेनलेस होता है और आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। अब ये देखो जो क्रोमेटिन है, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन कैसा है, डिकंडेंस है, थोड़ा खुला हुआ। अगर ये क्रोमेटिन कंडेंस है तो उसी को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक। क्रोमेटिन एलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बोलते हैं। जो क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एलेबरेटेड फॉर्म में, उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बोलेंगे, ठीक बच्चे। अब न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो जैसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बोलते हैं, और प्रोटीन एक आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो एसिडिक होती है। तो मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर में क्या क्या, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, थोड़े अमाउंट में आरएनए होगा और ज़्यादातर न्यूक्लिक एसिड किसका होगा, डीएनए का होगा, ठीक है बच्चे। अब जो न्यूक्लियोलस है बच्चे, उसका क्रोमेटिन का कलेक्टेड सिंगल स्पेस में, मतलब न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमेटिन कलेक्टेड इन अ सिंगल स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब जैसे हम बोलते हैं, इसको फिर हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप इसको समझ लेना बच्चे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और बाहर क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या बच्चे, सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म आ गया और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई बच्चे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आउटर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना बच्चे, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में ये पोर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच से पोर है। हम बोल रहे हैं कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर और इनर के बीच में जगह है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे बच्चे, ठीक है। और जो हमारी पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, तो ये इतना सा सेगमेंट है, इसके बीच में पोर आ गया, तो इस न्यूक्लियर पोर को हम इस न्यूक्लियर पोर में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है आरएनए और प्रोटीन्स की, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, वाइस वर्सा, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मानो हमारे पास क्या है, डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनना है, आरएनए, क्या बन गया, तो आरएनए कहाँ बन रहा है बच्चे, आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये कहाँ बन रहा है, ये न्यूक्लियस में बन रहा है, बट अब ये आरएनए इधर से निकल के बाहर आएगा, आरएनए निकल के बाहर आएगा बच्चे, ये आरएनए है। तो अब बाहर क्या होगा बेटा, बाहर क्या होगा, बाहर भी आपका राइबोसोम होगा, बाहर भी राइबोसोम होगा। तो ये आरएनए जब राइबोसोम के साथ मिलेगा, जब आरएनए राइबोसोम के साथ मिलेगा तो क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी बच्चे, क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये जो प्रोटीन है बच्चे, इससे अंदर भी जा सकती है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का अंदर जाना, ठीक है, और आरएनए का बाहर आना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके न्यूक्लियर पोर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आरएनए अंदर बनता है, उसको बाहर आना है, क्योंकि राइबोसोम सेल के बाहर भी प्रेजेंट है और अंदर भी होते हैं किसी केस, बट इसके अंदर नहीं होंगे, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो इसको साइटोप्लाज्मिक एटीएस राइबोसोम से ही काम चलाना होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा न्यूक्लियस का, और आरएनए कहाँ बनेगा बच्चे, कहाँ बनेगा, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, ठीक है। तो आरएनए का बाहर कहाँ से आना होगा, आपके न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, और बाहर आके फिर क्या होगी, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ तक ये समझ आ गया आपको। अब आप इसके पैराग्राफ को पढ़ो। देखो अब इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होगी बच्चे, फॉर्मेशन होगी, और इसके ऊपर राइबोसोम होंगे, तो इसको हम आरईआर बोलेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और फिर वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी बॉडी को दी जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलो, सेपरेट किसको करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो ये जो स्पेस है बच्चे, ये जो स्पेस है, बाहर साइटोप्लाज्म है और अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space, ठीक है, ये perinuclear space है, form a barrier between the material present inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके बीच का एक बैरियर है, एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वाले मटेरियल को सेपरेट करके कौन लगता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum. Outer membrane जो न्यूक्लियस की होती है वहाँ से कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, RER। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बता रहा है एट अ नंबर ऑफ प्लेस इन द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होंगे, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से छोटे छोटे पोर बनेंगे। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए, अंदर से आरएनए बाहर आएगा, एंड प्रोटीन, बाहर से प्रोटीन सिंथेसिस होके अंदर जाएंगे। मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया बेटा सबको, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल्स, बोल रहा है कि जनरली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, एक सेल के अंदर जनरली एक न्यूक्लियस होता है, बट हमें इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है ना। जैसे कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, यस, किसके अंदर होता है बच्चे, पैरामीशियम के अंदर।
पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएटेड होता है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसका आंसर मिल गया आपको। ठीक, सम मैच्योर सेल्स हैव इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे मैच्योर आरबीसीज हो गए बच्चे, एरिथ्रोसाइट जिनको हम बोलते हैं, मैनी मैमल्स एंड साइव ट्यूब सेल्स। साइव ट्यूब सेल्स आपका ये वेस्कुलर प्लांट में दिखेंगे साइव ट्यूब सेल्स, तो उनमें भी क्या होता है बच्चे, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस जो होता है वो डीजेनरेट होता है। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? यस बट नो न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल लिविंग होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं होने से क्या होगा, वो सेल लिविंग होंगे। यस, न्यूक्लियस तो नहीं होता है बट वो सेल लिविंग होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग इसका और थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं। देखो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी बात कर रहा है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द मतलब क्रोमेटिन की बात कर रहा है, कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो इसमें क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब क्रोमेटिन का वो पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्रोमेटिन, और जहाँ पर क्रोमेटिन इकट्ठा हो गया है तो वो क्या आ गया आपका न्यूक्लियोलस। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। आर द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोलस आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो आपका न्यूक्लियोलाई है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपको मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलस का जो देखो, द कंटेंट जो न्यूक्लियोलस का है वो कंटिन्यूअस है इन द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में मिल सकता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहीं पे बच्चे क्या होती है, यहीं पे क्या होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियोलस होता है बच्चे, वहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बच्चे, मतलब डीएनए से आरएनए बने। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बच्चे जो न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, एक्टिवली कैरिंग होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इससे डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए फिर बाहर निकल के क्या करेगा, आरएनए बाहर निकल के क्या करेगा बच्चे, आरएनए से प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन न्यूक्लियोलस नॉट क्रोमेटिन। न्यूक्लियस मैट्रिक्स कंटेन क्रोमेटिन भी बच्चे, अभी हमने पढ़ा, ये गलत हो गया। न्यूक्लियोलस इज स्पेरिकल एंड इट्स कंटेन इज कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट हैज़ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नहीं मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट इज़ अ साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होती है, ये भी सही हो गया। लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन सेल विच नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लार्ज प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा कौन सा करेक्ट है बच्चे, सी है, ये भी गलत हो गया बच्चे। ठीक है, ठीक है, नॉट नहीं आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है बेटा, ये बहुत अच्छे से हमने देखा है, क्योंकि देखो ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमेटिन है, बाहर से न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन का बहुत डेंस पार्ट को ही हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस ही जो है डीएनए से आरएनए बनाएगा और ये आरएनए कंबाइन होगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, और ये प्रोटीन कहाँ से आएंगे बच्चे, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। कहाँ से आएंगे बच्चे, न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेंगे, हमारे राइबोसोम्स बन जाएंगे। फिर बता रहा है, फिर क्या बता रहा है बच्चे, व्हेन मोर प्रोटीन सिंथेसिस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस सेल इज़ मोर, जितने ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, व्हेन मोर प्रोटीन सिंथेसिस, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस सेल इज़ मोर, और उससे क्या होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ना बढ़ जाएंगे और राइबोसोम्स इंक्रीज़ कर जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, जितनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी उतना ही ज़्यादा राइबोसोम्स भी प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्टिविटी भी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट आपने याद रखना है 83 पैराग्राफ में। क्या पॉइंट याद रखोगे? यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज होता है डीकंडेंस एंड इनडिस्टिंक्ट नॉट क्लियरली विजिबल नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर आर कॉल्ड क्रोमेटिन। पहले पढ़ा हमने। बट ड्यूरिंग डिफरेंट stages of cell division, cell show structural chromosome in place of the nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein is called histone protein. तो DNA में क्या होते हैं? कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो RNA। देखो जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सेल साइकिल का, ये बच्चे मैं आपको ना 10th चैप्टर में अच्छे से चीज़ें बताऊँगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलर सेल साइकिल में एब्सेंट होता है, ठीक है। बट इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम कैसा होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, और इसमें न्यूक्लियोलस जो होगा बच्चे, न्यूक्लियस जो होगा इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को ही आप लोग कहाँ पे देखोगे अच्छे से? इसको आप देखोगे 10th चैप्टर में। क्लियर है बच्चे? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें बताई जाएंगी आपको, ठीक। अब हम लोग देख ले हैं कि अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA। मैं आपको बोल रहा था कि एक सेल के अंदर क्या होता है? एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एक सेल्स के अंदर जो DNA की लेंथ होती है बच्चे, वो 2.2 मीटर होती है, ठीक है। DNA तो एक माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे एडजस्ट करते हैं? A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among the 46, ठीक है, क्रोमोसोम इन आर सेल। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ DNA पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे कम समझ आ रही हैं क्योंकि ये आपका बेसिक है ना बच्चे, ये 12th में चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई है। करेक्ट स्टेटमेंट, इंटरफेज में न्यूक्लियस कम्पैक्ट होगा, डिस्टिंक्ट, और न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो होगा क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। देखो इंटरफेज में न्यूक्लियस हैज़ कम्पैक्ट एंड क्लियर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर आर कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। फिर क्या बता रहा है? क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन क्या है? DNA हिस्टोन। DNA कैसा होगा? DNA हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होगी वो एसिडिक प्रोटीन होगी, बट नॉट RNA। तो बताओ इसमें सही कौन सा है बेटा? अ सिंगल सेल हैव 2 मीटर DNA डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल साइकिल शोज क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियोलस। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ बच्चे ज़रा ग्रुप में, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ 85 पैराग्राफ में आपके पास क्या आता है कि एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। जो भी क्रोमोसोम हमें दिखता है तो वो किस में? डिवाइडिंग सेल में ही दिखेगा। एसेंशली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ क्रोमोसोम डिस्क शेप स्ट्रक्चर। देखो ये जैसे मेरे पास क्रोमोसोम है, तो जब भी आप क्रोमोसोम काउंट करोगे बच्चे तो आप उसके सेंट्रोमियर काउंट करोगे। मानो जैसे इसके पास कितने सेंट्रोमियर हैं बेटा? इसके पास कितने सेंट्रोमियर हैं? अगर 2 सेंट्रोमियर हैं तो 2 क्रोमोसोम हैं, मतलब सेंट्रोमियर इक्वल टू क्रोमोसोम। एक सेंट्रोमियर होगा तो एक क्रोमोसोम होगा। एक सेंट्रोमियर के पास 2 क्रोमेटिड हो सकते हैं, क्रोमोसोम नहीं हो सकते। मानो जैसे मेरे पास ये सेंट्रोमियर है तो इसके कितने क्रोमेटिड आ गए आपके पास? ये 2 क्रोमेटिड हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये स्पिंडल फाइबर है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो आपका सेंट्रियोल प्रोड्यूस करेगा स्पिंडल फाइबर को, है ना, ठीक है बच्चे। तो अब ये क्या है? एक डिस्क लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसको हम काइनेटोकोर कह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे जिसकी वजह से ये डिवाइड हो जाएंगे बच्चे क्रोमोसोम भी, ठीक है। क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में आप इसको अच्छे से देखोगे। अब इसने सेंट्रोमियर, इसको सेंट्रोमियर बोला गया। काइनेटोकोर के अंदर सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली क्रोमोसोम को डिवाइड किया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर सेंट्रोमियर यहाँ पे है तो हमारी 2 आर्म इक्विवेलेंट हैं बच्चे, तो मतलब एक ही आर्म। तो सेंट्रोमियर सेंटर में है बच्चे, तो एक क्रोमेटिड है, ठीक है। 2 इक्वल आर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा क्रोमोसोम होगा बच्चे जिसका सेंट्रोमियर सेंटर में है? तो बेटा ये वी शेप क्रोमोसोम बन गया। कौन सा क्रोमोसोम बन गया? वी शेप क्रोमोसोम।
अगर हम देखते हैं बच्चे, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, सेंटर से थोड़ा आगे, अब ये सेंटर में नहीं बचा तो सेंटर से थोड़ा आगे चले गया, मतलब एक आर्म लॉन्ग हो गई और एक छोटी हो गई, मतलब एक अनइक्वल हो गई, है ना। आर्म्स कैसी होगी बच्चे, अनइक्वल होगी, ठीक है, तो उसकी एल शेप बन रही है, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर और आगे जा रहा है, देखो ना सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम तो अब क्रोमोसोम की शेप कैसी हो जाएगी, जे शेप हो जाएगी, मतलब एक आर्म शॉर्ट होगी और एक लॉन्ग आर्म होगी। देखो ये लॉन्ग आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है, सेंट्रोमियर टर्मिनेट होता जा रहा है, तो एक टाइम आता है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे चले जाता है, तो आई शेप क्रोमोसोम की बन जाती है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के बेस पे हमने क्रोमोसोम्स की शेप को स्टडी किया है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर्स। अच्छा, यहाँ पे आपको अब नेक्स्ट में देखना है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है। आपने इनके अलग अलग नाम भी देखने हैं, ठीक है, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप, ठीक है। जब दो आर्म्स क्रोमोसोम्स की इक्वल होती हैं तो वी शेप, जब मतलब थोड़ा सा सेंट्रोमियर स्किप कर जाता है सेंटर से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एल शेप, और अगर बिल्कुल लास्ट से थोड़ा पहले है तो उसको जे शेप, और सेंट्रोमियर अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो उसको हम आई शेप क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ये वाला पार्ट, इसको देखो, इसको एक बार पढ़ लो ज़रा। एवरी क्रोमोसोम, यहाँ तक हमने देखा था, कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच द डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर होल्ड करता है दो क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप आगे बच्चे, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ठीक। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन देख के आप इसकी शेप डिसाइड कर सकते हो। अब आप देखते हैं द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल। अगर मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर हमारा कहाँ पे है, क्रोमोसोम के सेंटर में है, तो उस क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा कौन सा आ गया बेटा, ये हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आ गया। कौन सा आ गया बच्चे, मेटासेंट्रिक आ गया, ठीक। हैज़ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक, ये हो गया। अगर थोड़ा सा हट जाता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम थोड़ा सा टर्मिनल साइड पे जा रहा है, द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक, रिजल्टिंग इनटू शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, ठीक। अगर लास्ट से थोड़ा पीछे, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये 4 पॉइंट आपने याद रखने, एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है बच्चे। और फिर एक आपका आता है सब मेटासेंट्रिक के बाद आपका कौन सा आता है बच्चे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और फिर लास्ट में आपका कौन सा आएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। द सेंट्रोमियर सब्स्टिट्यूट क्लोज टू इट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट, है ना, फॉर्मिंग वन, बिल्कुल टर्मिनल के बिल्कुल क्लोज, तो एक एक्सट्रीम शॉर्ट आर्म हो जाएगी, एक वेरी लॉन्ग आर्म हो जाएगी। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमियर मूव हो जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है, इसको हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है बच्चे। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने देखना है वो थोड़ा सा क्रोमोसोम के टॉप पे क्या था। मानो जैसे हमारे पास ये डीएनए है, ब्लू कलर का क्या है आपका बच्चे, ये ब्लू कलर का आपका क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, डीएनए। हम बोल रहे हैं बच्चे कि पहली बार इधर से जो अंदर से एक पिचका हुआ है, ये ऐसे पिचका हुआ है अगर हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे जाके दोबारा से पिचक गया ऐसा और कुछ ऐसी जैसी पोजीशन बना ली, ठीक है, और इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हम बोलेंगे। और इसके आगे जो डीएनए बना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर से आगे जो डीएनए बचा है उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समटाइम अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of small fragment called the satellite. मतलब नॉन स्टेनिंग पार्ट उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पार्ट जो है उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं आपकी, माइक्रो बॉडीज़ लास्ट पार्ट है, एक सेल ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड मिन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज।
दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों में ही आपको माइक्रोबॉडीज मिलेंगे। तो इसका आंसर फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशंस। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, ये तो बिल्कुल सही है। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट दैट इज सेटेलाइट्स। ठीक है, ये भी सही है। मैनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल प्रेजेंट ओनली इन, ओनली नहीं बच्चे, दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो आपका कौन सा गलत हो गया बच्चे? ये वाला गलत हो गया, बाकी ठीक है आपकी। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके सभी PYQ DPP जिन बच्चों की छूट गई है वो कंप्लीट कर दें बच्चे। जिनको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चे। थोड़ा सा जो क्रोमेटिन वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ पे कंप्लीट करना है बच्चे? क्रोमेटिन वाला कॉन्सेप्ट जो है बच्चे वो हमने देखना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। थैंक यू बच्चे, अच्छे से समझ आया? आप लोग बताएं, कोई डाउट है आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।